बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 4 है हमारा, जो कि है टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स के हवाले से, यानी कि फोर्स कैसे टर्न करती है। अगर फोर्स टर्न करती है तो उसका नाम क्या हो जाता है? टॉर्क। ये आपको बेसिक थोड़ा सा टॉपिक के हवाले से बताती हूँ। जो बच्चे न्यू फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे होते हैं उनके लिए आसानी हो जाती है कि उनको पता चल जाता है कि हम जो टॉपिक लेके चल रहे हैं या जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो कौन सा है। ठीक है, चैप्टर का नाम है टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स एंड आपका जो आज का टॉपिक है वो है 4.11, वो है इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टेबिलिटी। तो प्रीवियस हमारा जो लेक्चर था हमारा वो था स्टेबिलिटी के हवाले से। तो स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि आपने इक्विलिब्रियम पढ़ा था ना, इक्विलिब्रियम और उसकी जो है वो तीन आपने जो है वो पढ़ ली थी। आगे से स्टेट्स होती हैं, स्टेबल, अनस्टेबल और जो है वो न्यूट्रल। ठीक है, ये यहाँ पे आपको नजर आ रही होंगी। ये वाली जो है ना मैंने प्रीवियस लेक्चर में करवा दी है। एक ये ऊपर वाली थी अनस्टेबल वाली और फिर थी न्यूट्रल। अब इसके बाद इसी से हमें पता चलता है स्टेबिलिटी का कि अगर कोई चीज स्टेबल है, सही खड़ी है या नहीं खड़ी, उसके गिरने के चांसेस कितने हैं, कितने गिरने के चांसेस कम हो जाएंगे, कैसे हम चीजों को स्टेबल लेके चल सकते हैं अपनी रोजमर्रा की लाइफ में। जैसे लेट्स सपोज कि अगर ये उन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दी है एक बस की। अच्छा गौर करें तो ये बस वो बस है जो डबल है। ये यहाँ पे नीचे भी लोग बैठ सकते हैं, ऊपर भी बैठ सकते हैं, सामान वगैरह भी रख सकते हैं। अगर यहाँ पे हम गौर करते हैं कि अगर आपने ये जो डबल वाली बस बनाई हुई है जिसमें आप समझ लें कि 2 फ्लोर है, ग्राउंड वाला है, एक अपर वाला है, तो आप इसकी स्टेबिलिटी कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, ये मेरा क्वेश्चन है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि क्या मैं नीचे वाले फ्लोर पे ज्यादा पैसेंजर बिठा लूं, ज्यादा सामान रख लूं तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, या ऊपर वाले फ्लोर पे। लेट्स सपोज कि मैंने यहाँ से सारे पैसेंजर्स बिठाए हैं और उनके जो सामान वगैरह वो ऊपर वाले फ्लोर पे सारा सामान रख दिया, पैसेंजर को ज्यादा ऊपर बिठाया और कम नीचे बिठाया। अब बताएं इसकी स्टेबिलिटी अब कितनी होगी, लो होगी या हाई होगी? जल्दी से कमेंट बॉक्स में मैसेज करें कि स्टेबिलिटी लो होगी या हाई होगी। सिंपल सी बात है बेटा कि अगर आपने सामान ऊपर ज्यादा रख दिया है तो ऊपर से बॉडी का वजन ज्यादा हो जाएगा, तो इसका जो है ना सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो ऊपर हो जाएगा, अप हो जाएगा। अगर किसी बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जमीन से ऊपर होता है, जारी बात है यहाँ पे अगर जमीन है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपका ऊपर वाली जगह पे है, ऊपर वाले फ्लोर पे है, तो इसका मतलब है कि इसके गिरने के चांसेस ज्यादा हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितना लो होता है, यानी कि जितना जमीन के करीब होता है, उतनी ही कोई चीज जो होती है वो स्टेबल होती है। अगर नीचे वाले फ्लोर पे आपने जो है ना वो सामान ज्यादा रख लिया है और पैसेंजर्स जो है वो ज्यादा नीचे बैठे हुए हैं, ऊपर आपने नॉर्मल से रखे हुए हैं, तो फिर उसका मतलब है कि आपकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो नीचे आ गया। अब जो न्यू बस आई है, जो इस तरह की बस है, उसमें यहाँ पे ना यहाँ पे करके कैबन्स बने होते हैं जिनमें हमने सामान वगैरह रखना होता है, अपना जो हम लेके जाना होता है हैवी सामान वगैरह, जो कि आप लोगों ने अपने साथ कैरी किया होता है। लेकिन जो पुराने दौर का था ना, वहां पे इस तरह का सिस्टम नहीं था। वहां पे बस के ऊपर जो है ना सारा सामान रखवाते थे, तो उसकी वजह से बस की स्टेबिलिटी जो थी वो सही नहीं रहती थी। और आपको पता है कई ऐसी बस थी जो उल्ट जाती थी, एक्सीडेंट हो जाता था, बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता था। अब उस नुकसान से बचने के लिए हमारे इंजीनियर्स ने, हमारे टेक्नीशियंस ने ये दिमाग लगाया, सोचा कि आप कैसे जो है वो किसी चीज की स्टेबिलिटी को बरकरार रख सकते हो। तो फिर उनको पता चला कि अगर हम ये जो सामान ऊपर रखते हैं उसको अगर हम नीचे रख लें तो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी नीचे आ जाएगा, लो हो जाएगा, और जो गाड़ी है उसके गिरने का चांसेस भी कम हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगी गाड़ी। ठीक है, तो ये तो मैं आपको डेली लाइफ की एक एग्जांपल से समझा दिया। अब यहाँ से भी देख लेते हैं वो क्या कह रहे हैं। इन आवर डेली लाइफ ऑब्जर्वेशन, आप जो जो डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हो, दैट आर लोअर आर्म चेयर, ऐसी चेयर जिसकी टांगे छोटी हैं, यानी कि बच्चों वाली जो चेयर होती है, या वैसे कि आपने छोटी चेयर रखी हुई है लेकिन उसमें बड़े लोग भी बैठ सकते हैं, लेकिन उसकी टांगे जो है ना वो छोटी हैं, इज मोर स्टेबल देन अ हाई चेयर। देखा कुछ घरों में ऊपर हाई चेयर होती है जिनमें आप लोग जो है ना वो किचन में ज्यादातर ये हाई चेयर्स यूज होती है, ताकि बिल्कुल किचन के पास इन्होंने रखी होती है, खाना वगैरह खाने में आसानी रहती है, या फिर बार्स वगैरह में यूज होती है। ये हाई चेयर जो होती है ना, इनसे गिरने का खदशा भी ज्यादा होता है और इनका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना वो हाई होता है। लेकिन अगर लो आर्म चेयर है ना तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी लो होता है और उसके गिरने के चांसेस भी कम होते हैं, और अगर गिरो तो नुकसान भी कम होता है। इसका मतलब है कि जितनी ज्यादा किसी चीज की हाइट है तो हमें उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उतना ही लो रखना है, यानी कि हम नीचे जो है वो बॉडी का वजन ज्यादा रखेंगे ताकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे रहे, ऊपर ना हो। जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे ज्यादा होता है तो इसका मतलब है चीजों की स्टेबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, तो यहाँ से आपकी जो है ना वो मेन एक जो उन्होंने एग्जाम्पल दिया आपको। अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो इसकी डेफिनेशन एज सच नहीं है, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग का ही टॉपिक है, और शॉर्ट क्वेश्चन में भी इसी तरह आएगा कि हाउ वी इम्प्रूव दिस स्टेबिलिटी ऑफ अ ऑब्जेक्ट या ऑफ अ सिस्टम, या कुछ भी कह सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का
किसी भी मशीन का, किसी भी बस का आप कैसे जो है ना वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो रख के तो उसकी स्टेबिलिटी इंप्रूव कर सकते हो सकता है वो क्वेश्चन के अंदर सेंटर ऑफ ग्रेविटी का वर्ड यूज करें, हो सकता है वो ना करें, लेकिन आपको ये एमसीक्यूज के लिए भी याद रखना चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू इस तरह बन सकता है, जैसे मैं अभी आपको बता देती हूँ, आप राइट कर लें। स्टेबिलिटी कैन बी इंक्रीज बाय, स्टेबिलिटी कैसे जो है ना वो आप बढ़ा सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो, तो आप उसका ऑप्शन लगाओगे कि लो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, या लोअरिंग, हम कम करेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी को तो हमारी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। इसी तरह एक और भी आप एमसीक्यूज यहाँ से बना सकते हैं, वो ये हो सकता है कि जो हैवी लोड्स हैं वो हम बस के नीचे प्लेस करते हैं तो क्या उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है या डिक्रीज। तो आप लो हाई जो भी ऑप्शन दिए होंगे उसमें आपने लो को टिक करना है कि अगर हम नीचे गाड़ी के नीचे वाले हिस्से पे अपना जो सामान रखते हैं तो स्टेबिलिटी जो है बढ़ती है, लो हो जाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। लेकिन अगर आपको वो इसी तरह एमसीक्यूज को बदल दे कि आपने जो है अपना सामान हैवी लोड अपर फ्लोर पे रखा है तो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाई होगा या लो होगा, तो फिर आपने उसको हाई पे टिक कर देना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक इतना ही है। इसमें आपके लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन कौन सा बन सकता है? दी पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो पोजीशन होती है इज वेरी इंपॉर्टेंट। वाई, क्यों इंपॉर्टेंट है? आगे मैंने क्वेश्चन मार्क भी बनाया कि वाई, क्यों इंपॉर्टेंट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन, तो नीचे उसका आंसर भी लिखा हुआ है कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेबिलिटी, जब हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं, a bus कैन बी स्टेबल और अनस्टेबल डिपेंडिंग ऑन हाउ इट इज लोडेड। आप इसको स्टेबल या अनस्टेबल कह सकते हो, कैसे ये लोडेड हुई है, कैसे इसमें आपने लोड को फिल किया है। If the heavy load are placed on the floor of the bus, its center of gravity will be low. अगर आपने ज्यादा लो में अपना सेंटर ऑफ मास रखा हुआ है, ज्यादा चीजें यहाँ पे रखी हुई हैं, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी लो हो जाएगा। एंड इफ इट इज डिस्ट्रीब्यूट स्लाइटली, और टॉर्क विल ब्रिंग इट बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन, यानी कि अगर आप इसको स्पीड भी गाड़ी की बढ़ा लेते हो तो लोड नीचे ज्यादा है, इस वजह से आपकी जो है ना थोड़ी बहुत पोजीशन चेंज भी होती है, जैसे आपको एक झटका सा लगता है कि गाड़ी उल्टने लगी है, लेकिन वो दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापिस आ जाती है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट पेज देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा टॉपिक है, इसी के आगे वो बता रहे हैं। इन दिस केस द बस इज स्टेबल इन इक्विलिब्रियम, यानी कि बस जो है वो फिलहाल स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। बट आगे से वो दूसरा एक्सप्लेन करने लगे कि अगर आपने हैवी लोड जो है वो ऊपर रख दिया, टॉप पे रख दिया है, तब क्या होगा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइज हो जाएगा। एंड सिमिलरली आप ये कह सकते हैं कि आपकी जो बस है वो अनस्टेबल है, और अनस्टेबल होने की वजह से कपल पैदा होगा। कपल क्या करता है कि वो फोर्स होती है जो कि रोटेट करवा देती है, टर्न लेती है। तो अगर टर्न आएगा तो सारी बात है वो फिर आपकी गाड़ी या बस जो है वो उल्ट जाएगी। एंड इन दिस केस द शिप और बोट जो है, शिप्स एंड बोट्स जो है वो सेम एज इट इज जो है वो उल्ट भी सकते हैं। और अगर आपने कपल से बचाना है खुद को, यानी कि टर्न लेने से बचाना है, तो आप हैवी लोड को नीचे वाले फ्लोर पे रखेंगे। जैसे आजकल की शिप्स और बोट्स हैं वो भी इसी तरह डिजाइन की जाती हैं कि नीचे वाले फ्लोर पे सारा सामान रखा जाता है। ठीक है, यू कैन इम्प्रूव द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम आइदर बाय लोअरिंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी और बाय वेंडिंग दी बेस, यानी कि आप इस तरह की बेस रखो, वाइडिंग कर लो उसमें, कि आप जो है ना वो बेस उसकी इस तरह की बनाओ कि आपका सारा सामान हैवी लोड बेस में हो और ऊपर वाले जो एरिया है वहां पे आप लोग जो है वो खुद चले जाएं। ठीक है, सेम एज इज यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन टाइप दी हुई है उन्होंने। उन्होंने बताया कि आपका जो एक इंसान सीधा चेयर पे बैठता है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू जब आप वो पंगे ले चेयर के साथ और आप इस तरह हिल हिल के झूले ले रहे हैं। ज्यादातर बच्चे ऐसे करते हैं, वो झूले ले रहे होते हैं, आपने भी लिए होंगे, आप मतलब बचपन में या कभी भी हर एक बंदे ने ये ट्राई किया होता है, झूले लेने वाला चेयर के ऊपर ट्राई जरूर करते हैं। तो अगर आप इस तरह झूले ले रहे हो, हिल रहे हो, तो आपके गिरने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि आपको पता है बड़े आपके जो है बुजुर्ग घर में वो मना करते हैं। बेशक उन्होंने साइंस या फिजिक्स या कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन उनको इतना पता है कि इससे नुकसान होता है। और ये उनकी बात काफी हद तक ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए भाई, ये आपका वेट है और जो आपको नॉर्मल फोर्स लग रही है ना वो उसी के डायरेक्शन में लगती है। यहाँ पे उन्होंने बनाई नहीं है, बिल्कुल इसी डायरेक्शन में ना नॉर्मल फोर्स होती है जिसे हम कहते हैं Fn। लेकिन अगर इसकी बात की जाए, देखिए इसका जो हमारे पास जी है ना, ग्रेविटी की वजह से जो वेट बन रहा है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है और आपका नॉर्मल फोर्स इस डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों में काफी फासला आ जाएगा। तो इसकी वजह से फिर आप कह सकते हो कि आपका जो है ना वो स्टेबिलिटी नहीं रहती, अनस्टेबल हो जाता है। वही यहाँ पे भी लिखा हुआ है सारा कुछ, ऐसे आप पढ़ सकते हैं, इसको ना भी पढ़ेंगे तो कोई इशू नहीं है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग का ही ये टॉपिक है। ठीक है, एंड लास्ट में आप लोगों को एक और चीज वो बताना चाह रहे हैं स्टेबिलिटी के हवाले से, वो एक एप्लीकेशन बताएंगे डेली लाइफ में। वो आपको यहाँ पे नजर आ रही है, एप्लीकेशन ऑफ स्टेबिलिटी इन रियल लाइफ या डेली लाइफ समझ लें।
आप लोगों ने काफी दफा ये खिलौने वगैरह देखे होंगे। ये देखिए नीचे उन्होंने बनाए हुए हैं, 3 किस्म के खिलौने बनाए हैं। ये तीनों खिलौने आपने बचपन में देखे हैं टीवी में या खेले होंगे। ये वाला नहीं है, लेकिन इन दोनों को तो जरूर हर एक ने देखा होगा। ये अभी न्यू इन्वेंट हुआ है ना, इस वजह से इसको तो इतना बच्चों ने नहीं देखा होगा, लेकिन ये दो तो खिलौने ऐसे हैं जो बच्चों ने जरूर देखे होते हैं। और ये पैरट के साथ तो बच्चे खेले भी अक्सर होते हैं। ये ऐसा पैरट होता है कि जिसको थोड़ा सा आप इधर से हिला के नीचे भी कर लो ना, तो वापस ही अपनी पोजीशन पे आ जाता है। कैसे आता है? क्योंकि उन्होंने इसकी ये जो टेल सी होती है ना, ये इन्होंने हैवी रखी होती है। हैवी इसलिए रखी होती है ताकि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो लो रहे और जो है ये स्टेबल कंडीशन में रहे। उसी तरह यहाँ पे भी इन्होंने यहाँ पे हैवी वेट रखा होता है, और आप इसको थोड़ी देर इधर करके उधर करके हला हलू भी रहो, यानी इसके साथ खेल भी रहो, फिर भी ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आएगा। सेम एज इट इज यहाँ पे आपको ये भी एक नजर आ रहा है। ये भी उन्होंने खिलौना सा बनाया हुआ है, और खिलौना वो इस तरह का बनाया है कि ये आदमी खड़ा रहता है। वैसे हम हैरान होते हैं कि ये गिरता क्यों नहीं है। हम इसको डिस्टर्ब भी करेंगे, एक टांग पर भी खड़ा हो जाता है, लेकिन फिर दोबारा जो है ना, ये दोनों टांगों पे वापस आ जाता है। ये कैसे होता है? ये ऐसे होता है कि इसके ये जो दोनों पॉइंट है ना, ये इन्होंने यहाँ पे वेट पुट किया हुआ है। ये वेट जो है ना, ये इसको गिरने नहीं देता, स्टेबल कर देता है। ठीक है, जब आपने यहाँ पे वेट रखा है तो देखिए ये वेट बिल्कुल जमीन के करीब है, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो लो हो जाएगा। वैसे अगर ये वेट ना होते तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे होना था, बिल्कुल सेंटर में। लेकिन जैसे ही आपने दोनों साइड पे वजन पुट किया है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा? लो हो जाएगा, यहाँ पे करके आ जाएगा इसके दोनों पाँव के करीब। क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, पहले चैप्टर के प्रीवियस स्टार्टिंग पे बताया गया था कि जब भी किसी भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात की जाए, तो वो ये नहीं चीज कि आपने देख लेना कि दोनों बॉडीज जो है वो किस तरह पे है, बनी हुई है। इस तरह नहीं होता। वो डिपेंड करता है कि आपका वेट कितना है। ठीक है, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बताती हूँ। अगर आपने एक ऐसी मतलब कोई चीज बनाई है, ऐसा कोई आला बनाया है जिसका एक वजन जो है वो हैवी है और एक जो है वो थोड़ा सा लो है, छोटा सा है, तो अब आप ये नहीं कह सकते कि ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। ऐसे नहीं होगा। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये बड़े वाले मैस के ना बिल्कुल करीब होगा, क्योंकि छोटा वाला मैस जो है वो ऑलरेडी छोटा है। आप इन दोनों का सेंटर करके सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं लिख सकते, आप इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बड़े वाले मैस के करीब ही लिखोगे। उसी तरह इनकी एग्जांपल यहाँ पर उसने दी है कि यहाँ पे अगर हम वेट ज्यादा रखते हैं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे आ जाएगा। अगर यहाँ पे वेट आपने रखा तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका इधर होने की बजाय इधर आएगा। अगर आपने इन दोनों में मैस ज्यादा हैवी पुट किया हुआ तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके पाँव के करीब हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया कि ये जो बैलेंसिंग टॉयज हैं ये कैसे बैलेंस करते हैं, या कैसे आप इनके साथ जब खेलते भी हैं फिर भी ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाते हैं। इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाते हैं, तो वो मैं आपको साथ साथ ही मार्क करवा देती हूँ, ताकि आपका जो है ना वो टाइम भी बचे और बोर्ड के पेपर के लिहाज से आपकी तैयारी भी हो जाए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे जो है ना वो एक क्वेश्चन लिख सकते हैं, इसके ऊपर तो लिख लें, राइट द एप्लीकेशन ऑफ स्टेबिलिटी इन रियल लाइफ। ये आपका सवाल बन जाएगा, यानी कि आपने राइट करनी है एप्लीकेशन ऑफ स्टेबिलिटी इन रियल लाइफ। यही ऊपर वाला टॉपिक है, बस राइट साथ लिख देना आपने। और उसमें आपने आंसर क्या लिखना है? आंसर में आएगा रेसिंग कार एंड बैलेंसिंग ट्रायंगल। ये दो इसकी एग्जांपल हैं जो कि रियल लाइफ में आप देखते हैं। वो साथ मैंने मार्क भी किया हुआ है, आपने इसको पॉइंट 1 लिखना है और इसको पॉइंट 2 लिख के, तो आपने ये 2 पॉइंट लिखेंगे तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसके आगे से आपने ब्रीफिंग भी पढ़ लेनी है, वो यहाँ पे यही ब्रीफिंग लिखी हुई है कि जो हमारे पास बैलेंसिंग टॉय है या वो है रेसिंग कार्स है, ये कैसे बनती है। ये इस तरह बनती है कि आपने इसका जो होता है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो रखना होता है। रेसिंग कार्स आर ड्राइवन एट वेरी हाई स्पीड। जैसे कि हमें पता है कि जितनी भी रेस की कार्स होती हैं, यहाँ पे ये बनी हुई है, ये देखें, ये बड़ी ही हाई स्पीड पे चलनी होती है। आपने कभी देखी होगी रेस वगैरह, तो कैसे वो शू शू करके गुजरी होती है और ऐसे लग रहा होता है जैसे हवा की स्पीड से हमारे पास से गुजर गई है। तो अगर बात की जाए कि ये इतनी स्पीड इनकी है, तो फिर ये उल्ट भी सकती है। तो ये क्यों नहीं उल्टती? इनका मतलब बैलेंस क्यों नहीं बिगड़ता? इनका बैलेंस इसी वजह से नहीं बिगड़ता क्योंकि ये ऐसी डिजाइन की गई है कि आपने इसका सेंटर ऑफ मास लो कर दिया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका लो हो गया। अगर ये देखो इनके व्हील बाहर निकले हुए हैं, वैसे जो हमारी गाड़ियां होती है ना हम रूटीन की जो हम यूज करते हैं, उनमें क्या होता है कि उनमें व्हील अंदर होते हैं बिल्कुल बॉडी के नीचे। लेकिन इनमें क्या है, इनमें आपके जो व्हील है वो बॉडी से बाहर बनाए जाते हैं। बॉडी से बाहर क्यों बनाए जाते हैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। टू इनहांस द स्टेबिलिटी ऑफ अ रेसिंग कार, यानी कि किसी भी रेसिंग कार की आप स्टेबिलिटी को बढ़ाना चाहते हो, इट्स सेंटर ऑफ मास इज केप्ट एज लो एज पॉसिबल। इसका उतना ही आपने सेंटर ऑफ मास लो रखना है जितना आप रख सकते हो। और वो कैसे रखा जाता है? इट बेस एरिया इज आल्सो इंक्रीज बाय कीपिंग इट्स व्हील आउटसाइड ऑफ इट्स मेन बॉडी। यानी कि आपने इसकी मेन बॉडी, ये जो मेन बॉडी है ना, इसमें से इसके व्हील को बाहर निकाल देना है। उसकी वजह से जो है इसकी स्टेबिलिटी
बढ़ जाती है। और ये आपका एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों में पूछा जा सकता है कि हाउ वी इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ अ रेसिंग कार। ये आप यहाँ इनहांस द स्टेबिलिटी ऑफ रेसिंग कार, यहाँ तक आपका सवाल बन जाता है और यहाँ तक आपका इसका जवाब बन जाता है। और एमसीक्यूज में भी इसी तरह पूछा जाएगा तो आपने कह देना कि सेंटर ऑफ मास को हम लो रखते हैं। और उसी तरह अगर आप ये वाला भी रीड कर लो तो इसमें भी वही है, और बैलेंसिंग टॉय में भी सेम वही पॉइंट है आपका। मैं आपको वैसे ये रीड करवा देती हूँ। बैलेंसिंग टॉय का क्या है जी, दीज टॉयज आर बेसिकली इज completely stable state and their center of gravity always remain below the pivot point। pivot point क्या होता है बेटा, pivot point का होता है center point। वैसे इसका pivot point ये है, इसका यहाँ पे है और इसका यहाँ पे है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम नीचे वाली बॉडी को हैवी करते हैं तो इसका पिवट पॉइंट जो है उससे सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारी लो हो जाती है। तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी ने बोला हम रिमेन बिलो रखते हैं पिवट पॉइंट से। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे होगी और ये होगा पिवट पॉइंट, इसका मतलब है लो हो गई। सेम एज इट इज अब आप यहाँ पे देखें तो इफ द टॉय आर डिस्टर्ब, अगर आप टॉय को हिलाते हो, सारी बात आपने खेलना है तो हिलाना तो है, इन एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में आपने इसको उठा के इधर कर दिया, इसको उठा के इधर कर दिया, हिला दिया, इसको झुला दिया, जो मर्जी किया, कोशिश की इसका एक पाँव जो है खड़ा हो जाए, एक हवा में और एक नीचे आ जाए, फिर भी थोड़ी देर बाद ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाएगा। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज राइज, थोड़ी देर के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो राइज होगा, बट इट बिकम अनस्टेबल फॉर अ मोमेंट, सिर्फ एक दो मोमेंट के लिए वो अनस्टेबल होगा। इट कम बैक टू इनिशियल स्टेबल पोजीशन बाय लोअरिंग इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाएगा अपनी सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो होने की वजह से, ठीक है। एंड सेम आपने इसको भी कर लेना जो कि मैंने आपको एमसीक्यूज बता दिए हैं। एंड इसके बाद आ जाता है हमारे पास रोटेशनल मोशन वर्सेस ट्रांसलेशनल मोशन। अच्छा, ये वर्सेस वाला भी आपको बताना चाहिए कि हम फर्क देख रहे हैं दोनों में, डिफरेंस मतलब हम बात करेंगे डिफरेंस की, रोटेशनल मोशन में और ट्रांसलेशनल मोशन में क्या फर्क है। ट्रांसलेशनल मोशन तो वो ना स्ट्रेट लाइन वाली मोशन, जैसे आप चैप्टर नंबर 2 में पढ़ते आए हैं, जितनी भी टाइप्स ऑफ मोशन थी, जैसे आपने पढ़ लिया वेलोसिटी पढ़ ली, एक्सेलरेशन पढ़ ली, फोर्स पढ़ ली, मोमेंटम पढ़ ली, ये सारी चीजें जो आपने पढ़ी हैं ये सारी स्ट्रेट लाइन की मोशन थी, ठीक है, सीधी चीजें मूव करती थी। लेकिन अगर यही चीजें हम किसी रोटेट में यानी कि सर्कुलर फॉर्म में बात कर लें या रोटेशन में बात करें, इस तरह के वो रोटेट कर लिए हैं, तो ये जो वर्ड मैंने अंडरलाइन किए है ना, ये वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, जो कि स्ट्रेट लाइन की सारी टर्म्स थी, वो आगे से चेंज हो जाएंगी। किसमें? वेलोसिटी चेंज हो जाएगी एंगुलर वेलोसिटी में, एक्सीलरेशन चेंज हो जाएगा एंगुलर एक्सीलरेशन में, फोर्स चेंज हो जाएगी मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर टॉर्क, और मोमेंटम जो है वो हमारा चेंज हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम। तो यहाँ पे सिर्फ आपको ये फर्क बताना चाह रहे हैं कि अगर आप स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं तो आपकी ये जो सारी टर्म्स हैं वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स और मूवमेंट होती हैं, लेकिन सॉरी मोमेंटम होती है, लेकिन जैसे ही आप इनको बात करोगे रोटेटरी मोशन में, यानी कि रोटेट करें आप सर्कल में, तो तब इनका नाम आप वेलोसिटी नहीं लोगे, आप इसका नाम लोगे एंगुलर वेलोसिटी। उसी तरह आप एक्सीलरेशन नहीं बोलोगे, आप बोलोगे एंगुलर एक्सीलरेशन। फोर्स नहीं बोलोगे बल्कि बोलोगे टॉर्क, और मोमेंटम नहीं कहोगे बल्कि कहोगे एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो ये सिर्फ आपको इतना बता रहे हैं इस पूरे टॉपिक में कि आपके जो नाम है ना, लीनियर के लिए या स्ट्रेट लाइन के लिए अलग होते हैं, और एंगुलर मोमेंटम या एंगुलर वेलोसिटी रोटेशनल के लिए ये यूज होते हैं। जस्ट ये आपका कंसेप्चुअल बेस है, इसमें शॉर्ट या लॉन्ग में कुछ भी इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा सिर्फ आपको ये बताया जा रहा है कि जो फोर्स है ना वो एनालॉगस होता है किसका? टॉर्क का, और टॉर्क जो है वो एनालॉगस होता है फोर्स का। यानी कि टॉर्क जो है अगर हम उसकी बात करें तो वो वैसे तो एंगुलर मोमेंटम के तौर पे या हम कह सकते हैं कि रोटेशन में यूज होता है, लेकिन फोर्स यूज होती है स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। ये वही बात अगेन आपकी आ गई है कि अगर हम किसी बॉडी को फोर्स लगा रहे हैं, लेट्स सपोज मेरे पास ये एक बॉडी है, अब मैं यहाँ पे साइड पे करके आपको समझाती हूँ। लेट्स सपोज ये यहाँ पे ना हमारी एक बॉडी है, ऊपर से समझा देते हैं, ठीक है। अब आपने इस बॉडी को ना फोर्स लगाई है, फोर्स आपने लगाई है, पुश की फोर्स है, ठीक है। पुश लगाया तो पुश लगा के तो ये थोड़ा सा आगे ही बस मूव की है, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट मूव की है। अगर बिल्कुल ये बॉडी थोड़ी सी आगे स्ट्रेट मूव कर गई है तो एक मिनट अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल से समझाऊं, ये देखें भाई, ये हमारी एक बॉडी थी, ठीक है। मैंने इस बॉडी को थोड़ी सी फोर्स लगाई है तो ये देखो थोड़ा सा ना आगे मूव कर गई है, आगे मूव कर गई। तो ये जो मेरी फिर वक्त के लिए जो पुश की फोर्स है उसको हम फोर्स ही कहेंगे। लेकिन अगर मैं इसके एक साइड पे फोर्स लगाती हूँ, यानी कि यहाँ पे मैं फोर्स लगाती हूँ और ये रोटेट कर जाता है, देखिए रोटेट होना शुरू हो गया ना, अगर ये रोटेट कर जाता है तो ये जो मेरी पुश है ये चेंज हो जाएगी किसमें?
टॉर्क में, क्योंकि मैंने इसमें रोटेशन लाई है और ये टॉर्क का टॉपिक ऑलरेडी ब्रीफली मैंने काफी अच्छा आपको समझाया भी हुआ है, तो आई होप सो आपको वो समझ भी आया होगा। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और वो वाला लेक्चर भी देख लें ताकि आपको ब्रीफली समझ आ जाए। और इसके अलावा तमाम प्लेलिस्ट भी आपको जो है वो अवेलेबल मिलेंगी, कोर्सेज भी जो है वो मैंने बना दिए हुए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। एंड देन अब हम आते हैं वापस अपने टॉपिक पे। ये तो आपकी अंडरस्टैंडिंग थी। इसके बाद आ जाता है मोशन इन अ सर्कल। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि किसी भी सर्कल में जो मोशन होती है वो हम कैसे करते हैं, उसकी जो है ना वो कोई सी एग्जांपल बताएं या कोई उसमें बताएं, एक्सप्लेन करें। तो शॉर्ट क्वेश्चन भी ये पेपर में इसी तरह आ सकता है कि डिफाइन सर्कुलर मोशन। मैंने साथ उसको इस तरह एरो लगाया ताकि मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन समझा सकूं। शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह आएगा, डिफाइन सर्कुलर मोशन। तो आपने बताना है कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है किसी सर्कुलर पाथ में तो हम बोलेंगे कि वो सर्कुलर मोशन है। ठीक है, वैसे ये सिर्फ सर्कुलर मोशन के शॉर्ट क्वेश्चन का इतना आंसर है, इसलिए मैंने इसको अलग से मार्क किया हुआ है। और इसके अलावा आप इसकी दो एग्जांपल बता देना कि जो है सूरज जो है वो स्टिल है और जमीन उसके गिर्द घूमती है, तो वो भी मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन हम इंग्लिश में लिख सकते हैं, वो एक एग्जांपल हो जाएगी सर्कुलर मोशन की। और इसके अलावा एक और आप लिख सकते हैं वो वाली, आपने कोई भी धागा जो है वो बांधा हुआ है, जैसे यहाँ पे ना आगे एक एग्जांपल उसने बनाई हुई है, यहाँ पे ये देखो एक लड़का है जिसने ना धागे के साथ एक छोटा सा पत्थर या कोई चीज बांधी हुई है और उसको सर्कुलर मोशन में मूव करवा रहा है। तो ये भी आप लिख सकते हो कि स्टोन टाइट वन एंड ऑफ अ स्ट्रिंग, यानी कि उसके एक एंड के साथ हमने धागे के एक एंड के साथ उसके बाद लिया स्टोन को टाइट कर दिया है एंड देन हमने उसको रोटेट करवाना शुरू कर दिया है, रोटेटिंग इन अ सर्कल। तो ये दो जो है एग्जांपल हो जाएगी सर्कुलर मोशन की। वैसे हो सकता है कि इसका शॉर्ट क्वेश्चन बन जाए क्योंकि ये टॉपिक में एक ऐसा ही यही शॉर्ट क्वेश्चन जो आ सकता है, तो इसको आप मार्क कर लीजिएगा। डेफिनेशन लिखनी है यहाँ तक एंड देन आपने दो एग्जांपल लिखने हैं। एग्जांपल कौन कौन सी है, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, एक वो वाले लिख सकते हैं और एक ये लिख सकते हैं क्या, स्टोन टाई टू वन एंड ऑफ स्ट्रिंग एंड रोटेट इन अ सर्कुलर पाथ। ठीक है, तो ये दो हो गई। इसके बाद आपका एक और क्वेश्चन इसी टॉपिक के रिलेटेड पूछा जा सकता है, वो ये है कि आपने जो है ना वो अगर फोर्स अप्लाई की है तो ये जो फोर्स है ये किस तरह की होती है। सवाल इस तरह आ सकता है कि व्हाई मस्ट द फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट मूविंग इन सर्कुलर पाथ, यानी कि हम फोर्स लगा रहे हैं बॉडी पे, जो हमने वो मैंने आपको एग्जांपल भी आगे दी है कि ये धागे के साथ हमने बांधा है और हम फोर्स लगा रहे हैं, तो इस सर्कल में ही क्यों मूव करती है बॉडी। इसको चाहिए ये आगे को चली जाए या उधर को चली जाए, बॉडी हमेशा सर्कल में ही क्यों मूव करती है। ये आपका जो है ना वो शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। तो इसके आंसर में ना आपने ये वाला आंसर लिख देना है। यहाँ से आंसर स्टार्ट होगा, अ फोर्स perpendicular to the direction of motion is always required to keep the object moving with uniform speed in a circular path। और इस तरह आगे भी लिखा हुआ है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ से इट शुड बी से लेके यहाँ तक आपने बता देना कि वो असेंशियल होता है, जरूरी होता है कि वो सर्कल में ही मूव करे। वो क्यों मूव करता है, वो मूव करता है एफ कॉस थीटा, जो कि आपने पढ़ा हुआ है फोर्स का ये कंपोनेंट होता है एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा। तो ये कॉस थीटा की वजह से जो है ना वो 90 डिग्री हो जाती है, इस वजह से हम इसको कह सकते हैं कि ये सर्कुलर पाथ में मूव करता है। इसमें एक पॉइंट मेरा मिस हो गया, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये टेंजेंट वाला पॉइंट है, वो ये बताना चाह रहे हैं कि अगर हम किसी बॉडी को मूव करवाते हैं तो उसकी जो वेलोसिटी होती है ना किसी खास पॉइंट पे, लेट्स सपोज कि इस पॉइंट पे हम इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन देखना चाहते हैं, तो वो होती है टेंजेंट टू द पाथ, यानी कि जो भी पाथ है, लेट्स सपोज ये वाला पाथ था हमारा, तो जो इसकी वेलोसिटी है ना वो इस तरफ को इसको मूव करवाना चाह रही है, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो इसको सेंटर की तरफ मूव करवाएगी। आपको पता है सेंट्रीपिटल फोर्स का, अगर नहीं पता तो नेक्स्ट टॉपिक आपका वही है, तो वो भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये जो बॉडी है ये सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से हमेशा सेंटर की तरफ ही मूव करेगी। ठीक है, ये मैंने मार्क किया हुआ है। व्हेन अ बॉडी इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ इट्स वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे उसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है अलोंग द टेंजेंट, ये आपका एमसीक्यूज भी बन जाता है कि टेंजेंट ड्रॉन एट दैट पॉइंट, यानी कि उस पॉइंट के टेंजेंट, टेंजेंट कहते हैं सीधा स्ट्रेट लाइन मूव कर रही होती है। ठीक है, तो ये आपकी जो है वो सर्कल की आगे से होती है टाइप्स वगैरह, उसमें आपको पता चलना चाहिए कि डायामीटर होता है, रेडियस होता है, वैसे ही टेंजेंट होता है। तो टेंजेंट कहते हैं कि सर्कल से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करना।
और ये मैथ में जो है ना वो अक्सर पूछी जाती है कि डायामीटर क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है। अभी तो आप फिजिक्स में है तो इसलिए सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि जो टेंजेंट है वो स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। एंड देन आपका जो है वो नया टॉपिक स्टार्ट हो जाना है, वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इंशाल्लाह ये आपको नेक्स्ट करवाया जाएगा। अभी के लिए जितना मैंने समझाया है उसको जहन में रखें, रिवाइज करें, बोर्ड के पेपर्स की अपनी अच्छी सी प्रिपरेशन करें, ताकि आपके बोर्ड के एग्जाम्स बहुत 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 अच्छे हो जाए, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब, ताकि नेक्स्ट वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।